तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। इस टॉपिक को दो तरह के नामों से याद किया जाता है, एक है मिरर फार्मूला और दूसरा है मिरर इक्वेशन। दोनों एक ही बात है, कोई मिरर फार्मूला, कुछ बुक्स में मिरर फार्मूला होगा, कुछ में मिरर इक्वेशन होगा। फार्मूला सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे। क्या फार्मूला है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या मतलब है इस रिलेशन का, इस इक्वेशन का? ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि अब तक हमने रे ऑप्टिक्स में जितना भी पढ़ा है, जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं और समझी हैं, उन सब का निचोड़ है ये, उन सब का निचोड़ है ये। कैसे कि इस फार्मूला से हमको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। अब जो न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे आगे या जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी न्यूमेरिकल पर, इसी इक्वेशन या फार्मूला पर बेस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। क्या है ये? F फॉर फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, V is the image distance and U is the object distance। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसमें कोई भी मिरर हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है और मिरर का हमको फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब इमेज कहाँ बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब इस फार्मूला से हमको डिटेल मालूम चल जाएगी। या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की, और या हमें इमेज डिस्टेंस मालूम है, ऑब्जेक्ट के बारे में हमको डिटेल निकालनी है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस फार्मूला से हमको मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, चाहे वो बेसिक रूल हो फॉर रे डायग्राम या साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रे डायग्राम, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमने पढ़ी हैं, हमारे सामने क्लियर हैं, तो इस फार्मूला को समझना बड़ा आसान है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी डेरिवेशन कि ये किस तरीके से डिराइव किया जाता है, ये रिलेशन हमारे पास आया कहाँ से। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इसके बारे में, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएगा या आ सकता है और हमेशा से आया है। और नीट और जेई के लिए तो ये फार्मूला समझ लीजिए कि ये मस्ट है, ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो वही हमेशा की तरह सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना ये है कि एक रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, रे डायग्राम, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ये फार्मूला दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर जो डेरिवेशन देखेंगे वो डेरिवेशन सिर्फ कॉनकेव मिरर को सामने रखकर करेंगे। सेम तरीका डेरिवेशन का फॉर कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर जिसका पोल P है। अब लेट अस सपोज ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, और हम सब जानते हैं, अब बेसिक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी थी इससे पहले, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, सारे के सारे यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी था? इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था कि कम से कम 2 रेज आपस में मीट करनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेज गई वो रेज कहाँ जा कर के मिलेंगी, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर पर यहाँ पर ये रे मीट हुई है, ये हमारी इंसिडेंट रे 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पर होगी, उसके लिए आप जानते ही हैं एक नॉर्मल बनाई जाएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
ये भी थीटा होगा, और इससे हमको मालूम चला कि ये इंसिडेंट रे I1 प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है, और जहाँ पर कट कर रही है वहीं पर हमारी एक पॉइंट इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हम कई बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या होना है आगे। एक रे तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे, चलिए अभी मान लेते हैं इमेज नहीं बनी है, अभी इमेज नहीं बनी है, ये रे मीट करके यहाँ पर आई। ठीक है, अब दूसरी रे कौन सी होगी, दूसरी रे हम मान लेते हैं ये वाली I2, ये भी ऑब्जेक्ट से निकली और सीधे जाकर मिरर पर पॉइंट P पर ये स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्यों होगी, ये सब हम बार बार कह रहा हूँ पढ़ चुके हैं। क्यों यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक इसलिए हुई क्योंकि इस मिरर का नॉर्मल भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई भी रे अगर अलोंग द नॉर्मल स्ट्राइक करती है कॉनकेव मिरर पर तो रिफ्लेक्ट बैक होती है सेम पाथ पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अगर R1 कह लें इसको, रिफ्लेक्टेड रे R1, तो ये R2 हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये R1 और R2 कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये, तो जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वो हमारा पॉइंट कहलाएगा। मान लेते हैं हम इसको, ये R2 हटा देते हैं यहाँ से। अब ये हमारा पॉइंट है इमेज, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, पॉइंट इमेज फॉर्म हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया I का। ठीक हो गया। तो चलिए हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारी पॉइंट इमेज बनेगी। अब आगे क्या करना है हमको, अब आगे करना है ये कि सोचना है कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। जो हमको प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको प्रूफ करने के लिए चलिए कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। चलें, ये मान लेते हैं एंगल अल्फा, ठीक, इसे मान लेते हैं एंगल बीटा, और इसे मान लेते हैं एंगल गामा। ये तीन हमने एंगल कंसीडर कर लिए। अब क्या करें, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो I है और ये जो P है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। पोल से I इमेज तक का डिस्टेंस हम जानते हैं V कहलाता है, V, इसको नाम देते हैं हम इमेज डिस्टेंस V। ठीक है, फिर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये क्या है हमारा, u हो गया। ठीक हो गया। अब आगे क्या करें, अब आगे एक काम करते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। और ट्रायंगल्स कैसे होंगे, इसका नाम मान लेते हैं, हम दे देते हैं पॉइंट का M। अब यहाँ M से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं M डैश। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है OM M डैश, OM और M डैश, ये ट्रायंगल हमको दिख रहा है। और हमको ट्रायंगल दिख रहा है CM M डैश, CM M डैश, और एक दिख रहा है IM M डैश। ये तीन ट्रायंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई दे रहे हैं तो क्या करें, इनका ट्रायंगल का कुछ करना ही पड़ेगा। चलें देखें क्या किया जाएगा इन ट्रायंगल्स का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल OM M डैश, OM M डैश। OM M डैश में क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस OM M डैश में परपेंडिकुलर ये है, लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस h मान लेते हैं। OM M डैश में परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या हुआ,
ये बेस क्या है, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा h अपॉन u, ठीक है, गलत, h अपॉन यू नहीं होगा बल्कि होगा h अपॉन माइनस यू। क्यों? साइन कन्वेंशन याद करें, साइन कन्वेंशन में क्या होता है, इंसिडेंट रे के अलोंग जो हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं, साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाएंगे। तो अगर हमें डिस्टेंस लेना है u तो पोल से लेंगे इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से लेंगे इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट है तो साइन लेंगे नेगेटिव का यानी माइनस यू, ठीक है। चलें आगे, अब बात करते हैं ट्राइंगल सी एम एम डैश की, जल्दी जल्दी करते हैं। एन ट्राइंगल सी एम एम डैश, टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आर, एच अपॉन माइनस आर, माइनस क्यों है अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तीसरा एंगल है टेन इन ट्राइंगल आई एम एम डैश, इन ट्राइंगल आई एम एम डैश, टेन गामा कितना होगा परपेंडिकुलर एच अपॉन माइनस वी, ठीक। तो ये इन ट्राइंगल से हमारे पास कुछ एंगल्स के बारे में हमको पता लगा, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा के बारे में। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम जो बार बार बात आ चुकी है उसको फिर से डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी केसेस हम ले रहे हैं ये ले रहे हैं फॉर स्मॉल अपर्चर। इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में बताया है, स्मॉल अपर्चर क्या होता है, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। स्मॉल अपर्चर का केस ले रहे हैं। स्मॉल अपर्चर का मतलब बहुत छोटे मिरर, बहुत छोटे मिरर, बहुत छोटे मिरर, बहुत छोटे साइज के मिरर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, बल्कि आपकी इस पूरी रे ऑप्टिक्स में बहुत स्मॉल अपर्चर के ही हमको मिरर्स लेने हैं। जब ये अपर्चर स्मॉल है तो जो भी रेज आ रही हैं, चाहे वो कुछ एंगल पर हो प्रिंसिपल एक्सिस से या इन्फिनिटी से आ रही हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो एंगल जो बनाएंगी, जो एंगल फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बना है थीटा या ये थीटा, इसको यूं कंसीडर करें, ये बहुत छोटा सा मिरर है और एक लाइन यहाँ से आ रही है, छोटा सा मिरर, एक लाइन यहाँ से ये गई रे, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि ये थीटा एंगल, ये वाला या ये अल्फा बीटा, ये बहुत छोटे एंगल हैं, बहुत छोटे एंगल हैं। और जब एंगल छोटे होते हैं, छोटे एंगल्स की बात की जाती है, तो हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब छोटे एंगल्स की बात की जाती है तो उन केसेस में एंगल टेंड्स टू क्या होता है, एंगल टेंड्स टू होता है ज़ीरो, यानी इतना छोटा एंगल को उसको लगभग ज़ीरो मान सकते हैं, ठीक। तो जब एंगल इतना छोटा हो कि उसको ज़ीरो माना जाए तो उस केस में टेन ऑफ एंगल, चाहे वो एंगल अल्फा हो या थीटा, टेन अल्फा नियरली इक्वल टू होता है अल्फा के, और साइन अल्फा नियरली होता है इक्वल टू अल्फा के, और कॉस अल्फा अगर है तो ये नियरली इक्वल टू किसके होता है, वन के। क्यों? अल्फा अगर जीरो है तो कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, इसलिए अगर कॉस अल्फा, अल्फा टेंड्स टू जीरो है तो वैल्यू ली जाएगी वन, और टेन अल्फा और साइन अल्फा के केस में अल्फा की ही वैल्यू ली जाएगी, ठीक। तो अब क्या करें, अब करना ये है कि ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एच बाय यू, ये बीटा इज इक्वल टू माइनस एच बाय आर, ये गामा इज इक्वल टू माइनस एच बाय वी हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा आगे, अब एक चीज़ है मैथमेटिक्स में, क्या हम ये बात जानते हैं
और नहीं जानते तो ये बात हमको अब मालूम हो जानी चाहिए। क्या बात है वो ये बात है कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं OMC, ट्राइंगल OMC की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है OMC, ये कुछ इस तरह से बन रहा है OMC। ठीक, इसमें ये एंगल बीटा है, ये अल्फा है और ये थीटा है। तो यहां पर एक रूल होता है ट्राइंगल्स का, क्या? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या मतलब है? एक्सटीरियर एंगल इसमें क्या है OMC में? बीटा। तो ये बीटा जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा? इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग पहले, अगर नोट नहीं किया अब तक तो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि इस केस में हम देखते हैं कि एंगल बीटा कितना हो जाएगा, या इसको सीधे बीटा लिख देते हैं। बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। इसी तरह से इन ट्राइंगल CMI कितना होगा? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? अब इनको हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ? ये कैंसिल हो गए। फाइनली हमारे पास क्या आया? अब इधर से रब करना पड़ेगा, जगह कम बची है। मेरे ख्याल से रब कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया है तो बग़ैर पेन कॉपी उठाए फिज़िक्स तो क्या किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ सकता। तो अब इसको हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा हमारे पास? बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया। तो ये हुआ बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करा? बीटा को उधर ले गए तो हो गया 2 बीटा इज इक्वल टू गामा को इधर ले आए अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, अब बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है और गामा की क्या वैल्यू है, ये हमको यहाँ से अपना जो हमने अभी डिराइव किया है वहाँ से वैल्यू हमको लिखनी है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बीटा की वैल्यू आनी चाहिए -2/r इज इक्वल टू अल्फ़ा की क्या वैल्यू आनी चाहिए? सोचिए क्या हो, तो लिखा ही है सामने। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आनी चाहिए? अल्फ़ा की वैल्यू आनी चाहिए -h/u और गामा की -h/v। ठीक, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, काम हो चुका है। -2/r माइनस साइन कॉमन h/u प्लस h/v हो गया। माइनस से माइनस चला गया। r की जगह क्या रखा जाएगा? r की जगह क्या रखा जाएगा? यहाँ पर -2h, ये है 2h। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास 2h/r इज इक्वल टू h/u प्लस h/v। h कॉमन लेते हैं अगर, तो 2/r
इज इक्वल टू एच 1/u प्लस 1/v, h से h चला गया और इसको हम 1/r/2 भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v। अब ये r/2 क्या है, सबको पता है ये r/2 क्या है, ये r/2 है f इज इक्वल टू r/2। लास्ट लेक्चर में ये हमने डिराइव किया था। तो r/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हो गई हमारी कहानी कंप्लीट। ये हो गया इसका प्रूफ, किसका, मिरर इक्वेशन का, 1/f 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझ लीजिए कि अगर रे ऑप्टिक्स में ये नहीं पढ़ा, इस पर हमने न्यूमेरिकल नहीं किए, इस पर मेहनत नहीं करी, तो रे ऑप्टिक्स पढ़ना सब बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया, क्योंकि अब आगे आने वाले टॉपिक्स में इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा है रिफ्लेक्शन का। वो क्या है, वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इस टॉपिक के बाद बस अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स लेने हैं। न्यूमेरिकल्स लेंगे हम और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं रे ऑप्टिक्स के, और जो बेस्ड हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। बहुत ज़्यादा नंबर गेन करने वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नंबर गेन होते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे नीट हो या आईआईटी का एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा गेनिंग और स्कोरिंग टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा थ्योरी का, वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के बाद हम बस धड़ाधड़ न्यूमेरिकल देखेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स कायदे से पढ़े हैं, तमीज़ से पढ़े हैं, नोट्स बना के पढ़े हैं, तब आप देखेंगे कि ये कहानी कितनी आसान हो चुकी है। और अगर नहीं, सिर्फ हम एक टॉपिक उठा के मिरर इक्वेशन रट लें और उसको जो है सीख लें, तो रटा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकता। इसको समझने के लिए हमें पिछली कहानी बहुत ठीक से पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।